इसमें हम लोग रिव्यू की बात कर रहे थे। तो रिव्यू में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। और स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ किया जाता है ग्रामेटिकल या स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, अगर उसे मुझे चेक करना है तो क्या ऑप्शन यूज़ होगा इसके लिए? स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जैसे मान लो कि आपको एक कोटेशन तैयार करने के लिए बोला गया या एक एप्लीकेशन तैयार करने के लिए बोला गया। अब आपको नहीं पता कि इसमें कहीं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है और मुझे किसी को शेयर करना है, किसी को सेंड करना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो कि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कोई ग्रामेटिकल एरर हो जाए तो हम किससे पूछें? अब जब आप स्कूल या कॉलेज लाइफ में थे तो अपने टीचर से पूछ लेंगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में तो किससे पूछिएगा? बॉस से जाइएगा पूछना। कोई ज़रूरी नहीं कि बॉस को भी आता हो। और दूसरी बात यह है कि अगर बॉस को आता भी होगा तो पहले तो कथा कहानी सुनाएगा, किसी काम के लायक नहीं हो और एक्सपेक्ट करते हो इंक्रीमेंट। एक गलती करोगे सीधा 0 मिल जाएगा, किसी काम के लायक नहीं है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें अगर हेल्प भी चाहिए तो किससे लेंगे? इसी से ले लेते हैं, MS वर्ड से हेल्प ले लेते हैं। अब MS वर्ड से कैसे हेल्प लेंगे? बड़ा आसान है। इसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ, क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जानबूझ करके एक हम सेंटेंस लिखते हैं जिसमें कि स्पेलिंग मिस्टेक भी मैं कर रहा हूँ और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी मैं कर रहा हूँ, और देखता हूँ कि मुझे क्या सजेस्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है? तो जैसे हमने लिखा राम आर एंड गुड। अब देखो गुड कुछ ऐसा किया जाए ताकि लगना चाहिए कि इसमें गलती हमने किया है। अब यहाँ सबसे पहले जहाँ रेड लाइन आ रहा है इसको बोलते हैं रेड स्पार्कर। अगर रेड स्पार्कर आ रहा है इसका मतलब समझेंगे कि हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया है। क्या किया हमने? स्पेलिंग मिस्टेक किया। और जहाँ ग्रीन स्पार्कर आया है मतलब समझ लेंगे कि वो ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें। अगर जहाँ ग्रीन लाइन आ रहा है तो समझ लेंगे क्या? ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और जहाँ रेड लाइन आएगा तो क्या समझ लेंगे? स्पेलिंग मिस्टेक है। अब अभी देख करके क्या लग रहा है कि ये जो गुड हमने लिखा है ये बहुत भयानक है और बॉय तो और भी भयानक है। कैसे इसको ठीक करें? तो ठीक करने के लिए आप स्पेलिंग एंड ग्रामर पे चले जाओ, यहाँ क्लिक करो। अब आपको ये सजेस्ट करेगा। कैसे ये आया? तो ये आपको रिव्यू वाले टैब पे दिखेगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जाइएगा। अब देखो यहाँ आर के नीचे क्या लगा हुआ है? ग्रीन स्पार्कर। ग्रीन स्पार्कर लगा होने का क्या मतलब होता है? क्या अभी हमें समझा था हमने? ग्रीन स्पार्कर लगा होने का मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसमें, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ऑब्वियसली गलत है, नहीं आर तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन पहले क्या सुधार दिया जाए? ये गुड को। अब गुड को ये कह रहा है कि आप ऐसे लिखना चाह रहे हो, ऐसा लिखना चाह रहे हो, ऐसा लिखना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली हम गुड कैसे लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ जाएंगे और क्या कर लेंगे? चेंज। चलो अब ये कह रहा है कि ये जो आपने बॉय लिखा है ना, क्या इसको आप ये कुछ लिखना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये लिखना चाह रहे हैं। अब क्या कर लेंगे? चलो ये चेंज हो गया। अब एरर कहाँ आ रहा है? आर के ऊपर। और ये देख रहे हो ये ग्रीन कलर में हाईलाइट भी कर रहा है ना। और यहाँ क्या सजेस्ट कर रहा है मेरे को कि क्या इज लिखना चाहते हैं इसके जगह पे? तो क्या बोलेंगे? यस इज ही तो लिखना चाहते हैं हम लोग। सजेस्ट कर रहा है तो क्या कर लिया जाए? चेंज कर लिया जाए। अब देखो जैसे ही मैंने किया तो अब फिर एक एरर आना शुरू हुआ, लेकिन ग्रीन स्पार्कर है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है। और अगर गुड है तो गुड के पहले आर्टिकल ए आना चाहिए, न कि एन आना चाहिए। तो ठीक है, क्या कर दिया जाए? चेंज कर लूँ? चेंज कर लिया हमने। अब क्या कह रहा है? द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। मतलब इस डॉक्यूमेंट में हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग कंप्लीट हो चुका है। तो समझ में आया? तो बेसिकली MS वर्ड हमें एक पर्सनल ट्यूटर के तरह भी ट्रीट कर रहा है। ये फैसिलिटी दे रहा है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंटेशन किया है तो उस डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो? स्पेलिंग और ग्रामर को भी। अब एक और बहुत बेहतरीन चीज़ पर्सनली मुझे लगता है, पता नहीं आप लोग के लिए कितना यूज़फुल होगा, कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे मिलता है तो इसके लिए हमें डिक्शनरी कंसल्ट करना होगा या गूगल पे जाके पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि न तो हम डिक्शनरी कंसल्ट करें और ना हम गूगल से पूछें,
तो क्या कोई तरीका है बीच का? हाँ, बीच का एक तरीका है। अब जैसे हमने कहीं लिखा देखा अब मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, तो क्या करेंगे हम? राइट क्लिक करेंगे यहाँ। अब इसका मतलब क्या होता है पता चला, तो हमारा इस तरीके से वर्ड पावर, हमारा थोड़ा वोकेबलरी क्या हो पाएगा, इनहेंस हो पाएगा। दिख रहा है यहाँ पे? तो कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड जिसका आपको पता नहीं है मतलब, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ टाइप कर लो, राइट क्लिक करो और यहाँ सिनोनिम्स पे जाओ और आपको दिख जाएगा कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि उससे रिलेटेड जो इजी वर्ड्स हैं वो 1 2 नहीं 4 5 आपको देगा। कोई तो आपको आता होगा, अगर कोई भी नहीं आता होगा तो आप के काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या सही है? तो कोई भी ऐसा वर्ड, अब जैसे मान लो मुझे नहीं पता टेम्पलेट के बारे में, किसके बारे में? टेम्पलेट क्या होता है मुझे नहीं पता, तो राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ जाएंगे। अब टेम्पलेट का क्या मतलब होता है वो बता रहा है, पैटर्न होता है, मास्टर, मतलब जो भी इसका इससे मिलता जुलता दूसरा वर्ड है वो सब कुछ आ रहा है। तो पर्सनली ये मुझे बड़ा सही लगता है कि अगर मुझे कुछ इस तरह का कोई डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़े तो हम इससे ईजिली ले सकते हैं और हम अपने वोकेबलरी को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। हटाएं इसको। तो ये मैं किससे रिलेटेड बता रहा हूँ? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो इसके नज़र में गड़बड़ है लेकिन मेरे नज़र में सही है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे इग्नोर करो या अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसको रॉन्ग समझने की गलती मत करना। जैसे अगर हमने लिखा हबनेट, अब हबनेट को ये गलत समझ रहा है तो ये गड़बड़ है ना। तो हम चाहते कि हबनेट को एक गलत ना समझे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो अभी के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर कर लेंगे। इग्नोर ऑल मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में कभी भी गलत नहीं समझेगा। लेकिन अगर मैंने क्या कर लिया, कंट्रोल इन, और यहाँ भी हमने क्या लिखा, हबनेट। अब देखो यहाँ भी हबनेट को क्या समझ रहा है, गड़बड़ समझ रहा है। लेकिन हम उसी डॉक्यूमेंट में कहीं और आते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ हबनेट। क्या लिखा, हबनेट। अब यहाँ गड़बड़ समझ रहा है ये नहीं, क्योंकि इग्नोर ऑल किया था, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आगे भी अगर हबनेट लिखे तो उसको गलत ना समझो, इग्नोर करो। लेकिन अगर हम नया डॉक्यूमेंट ले रहे हैं तो आप देखो नए डॉक्यूमेंट में जब भी मैं हबनेट लिख रहा हूँ तो ये इसको क्या समझ रहा था, गलत। अगर मैंने यहाँ हबनेट लिखा, हबनेट लिखा, तो हबनेट को क्या समझ रहा है, गड़बड़। हम चाहते हैं इसको गलत ना समझे, तो क्या करेंगे हम, इसके डिक्शनरी में ऐड कर देंगे। बोलेंगे कि तो अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो। अब जब भी हम हबनेट लिखेंगे लाइक दैट हबनेट, इवन एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं, एक नया डॉक्यूमेंट लिया और कैसे पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है? अगर आप लोग इस पे नज़र नहीं रख रहे हो तो रखो। अभी डॉक्यूमेंट 4 है, मैंने यहाँ क्या लिखा, हबनेट। क्या एरर दिया इस बार? कंट्रोल एन करते हैं, डॉक्यूमेंट चेंज हुआ, क्योंकि कंट्रोल एन से क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट मिलता है। अब मैंने यहाँ क्या लिखा, हबनेट। क्या एरर दिया? तो ऐड टू डिक्शनरी का फ़ायदा है, एक बार इसको जिस भी वर्ड के बारे में बता देंगे अपने डिक्शनरी में ऐड कर देगा, उसको ये इनवैलिड नहीं समझेगा, रॉन्ग नहीं समझेगा। और जिस वर्ड का इसको मीनिंग नहीं पता, इसके डिक्शनरी में नहीं है, उसे क्या समझेगा, रॉन्ग समझेगा, इनवैलिड समझेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इसे इग्नोर करना होता है या डिक्शनरी में ऐड करना होता है। अब जैसे कंपनी का नाम है या कोई और भी इस तरह का वर्ड है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इसके डिक्शनरी में ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हमें यूज़ करना पड़ेगा हर दिन। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो मैंने अभी किसका यूज़ सीखा, एक्चुअल में हमने यूज़ सीखा अभी स्पेलिंग एंड ग्रामर का। अब इसमें नेक्स्ट है सर्चिंग के लिए। अगर हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इसमें एक सर्च पैन आ जाएगा, लेकिन कुछ तो कंटेंट है नहीं वैसा कि सर्च किया जाए, तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने के लिए यहाँ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। हाँ, यहाँ आप किसी वर्ड के बारे में पता कर सकते हो, किसी कोई टेक्निकल वर्ड आया है तो उसके बारे में आप पता कर सकते हो। जैसे मुझे नहीं पता कि कैप्शन क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब कैप्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमें देना शुरू कर देगा।
हाँ? सर्च वाला नहीं आ रहा ऑप्शन, कोई बात नहीं, बहुत काम का ऑप्शन नहीं है। हाँ मतलब आई एम नॉट जोकिंग, ये बहुत यूजफुल नहीं है कि जिसके लिए ऐसे हम ला देते हैं, उसमें भी कस्टमाइज करके आ जाएगा, बड़ी बात नहीं। इसमें जो काम का ऑप्शन है पहले उसको समझ लो, फिर लास्ट में हम बता देते हैं। इसमें जो काम का ऑप्शन नेक्स्ट है वो है वर्ड काउंट। वो क्या है? अब जैसे मान लो कई बार होता होगा कि आपको कोई आंसर लिखने के लिए बोला जाता है, अब बोला जाता है इतने वर्ड में होना चाहिए, बोला जाता है ना ऐसा कुछ, इतने वर्ड में होना चाहिए, तो आप मैनुअली काउंट करोगे कि कितना वर्ड हुआ। कोई बात नहीं, नए वाले किसी में भी नहीं है, आ जाएगा। अभी हम लोग वर्ड काउंट पे आए, देखो वर्ड काउंट है तुम्हारे में पक्का। चलिए अब आपसे मैं अगर पूछूं, देखो हमने क्या किया, एक रैंडम पैराग्राफ लिखा, सबको आता होगा, एक हमने रैंडम पैराग्राफ लिखा सॉरी, और इस पैराग्राफ में मुझे पता करना है कि कितने वर्ड्स हैं हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में, कितने वर्ड्स हैं मुझे ये पता करना है। तो क्या मैं गिनूं ऐसे करके काउंट करूं? तो क्या करना है बताओ। हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लेंगे हम, वर्ड काउंट। कितना इंटरेस्टिंग है ना, ये बता दिया कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। स्पेस समझते हो ना, दो वर्ड के बीच में जो व्हाइट स्पेस होता है वो कितना है, विथ स्पेस कितना है, पैराग्राफ कितना है, लाइंस कितने लिखे गए हैं इसमें, ये सारा कंप्लीट डिटेल हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जो अपने को आना चाहिए, वो आना चाहिए कमेंट। क्या आना चाहिए? कमेंट। कमेंट बहुत ही काम का है। अब क्यों काम का है समझना इस बात को। अगर मान लो कि यहाँ हमने कोई एक ऐसा वर्ड लिखा जिसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि उस पर क्लिक करे तब दिखाए, या जब चाहे तो शो करे, अदरवाइज उसको क्या करके रखे, हाइड करके रखे। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट का नाम लिखना है और उसका नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिख के छोड़ दिया हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि जब चाहे तब फ़ोन नंबर दिखाए, अदरवाइज वो क्या होकर के रहे, हाइड होकर के रहे। या किसी स्टूडेंट का हमें फ़ोटो भी लगाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोटो यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, जब हम चाहें तो फ़ोटो दिखाए, अदरवाइज वो छुपा हुआ रहे। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कमेंट का। किसका यूज़ करेंगे? कमेंट का। जैसे मान लो 2 के जगह पे हमने डाल दिया फ़ोन, ठीक है। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और क्या कर लें, अब देखो फ़ोन में जा कर के हम फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। हाँ, हमने यहाँ फ़ोन नंबर डाल दिया, अभी तो ये दिख रहा होगा फ़ोन। लेकिन जब हम चाहें कि इसको छुपा दें तो क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू में जाना होगा, और यहाँ से कमेंट को हाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कमेंट को हाइड कर लेंगे। तो कमेंट हाइड करने का ऑप्शन है कहीं, ये कमेंट दिख रहा है। अभी हम चाहते हैं कमेंट दिखाई ना दे, तो यहाँ कमेंट हाईलाइटेड है ना, हम कमेंट को क्या कर देंगे, जस्ट अनचेक कर देंगे। तो कमेंट क्या हो गया, गायब हो गया। अब कमेंट अगर दोबारा लाना है मेरे को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, शो मार्कअप पे जाएंगे और कमेंट को क्या कर देंगे, जस्ट चेक कर देंगे। तो अब दिखने लगा सर, जैसे कि अभी हमने हाइड कर दिया था। हाँ। तो कर्सर उस पर ले जाएंगे तब शो नहीं करेगा? नहीं, तब कैसे करेगा, कोई लिंक के रूप में थोड़ी डाला हूँ मैं, यहाँ कर्सर ले जाएंगे तो आ जाएगा, वो हाइपर लिंक में ना। अभी क्या होगा, ये तो हम छुपा के रखना चाहते हैं ना। हमने कमेंट लिखा है किसके लिए, अपने लिए। कमेंट क्या होता है, तो कमेंट होता है किसी भी एलिमेंट के बारे में एक डिस्क्रिप्शन जो खुद के लिए लिखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर हम उसको देख के समझ सके कि ये हमने क्यों लिखा था। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे इन फ्यूचर, कभी भी आप लोगों का मूड हुआ कि हमें आईटी फील्ड में अच्छा कुछ करना है, डीसीए डीसीए से थोड़ा ऊपर, तो आप कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो वहाँ देखोगे, आप लोग सीखोगे कि कैसे कमेंट लाइन लिखा जाता है। कमेंट क्यों लिखा जाता है कि अगर मान लो हज़ार पेज का हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हज़ारों लाइंस के कोड लिखेंगे, तो किस लाइन का क्या मतलब है बाद में अगर मुझे खुद ही समझना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो किसी लाइन के पहले हम क्या लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं। क्या सचिन? यस सर। कमेंट लिखते हैं ताकि हम समझ सके इन फ्यूचर, या कोई जो हमारा
जूनियर हो, हमारा असिस्टेंट हो, समझ सके कि इस लाइन को क्यों लिखा गया था। कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो होता है लैंग्वेज के अंदर, वो उस कोड को ना समझे। ये कोड किसके लिए लिखा गया है? खुद को या अपने जूनियर्स को समझाने के लिए। तो इसके लिए उसे हमें क्या करना होगा? कमेंट आउट करना होगा। तो कमेंट दिखाने के लिए किसके लिए होता है? सिर्फ यूजर्स खुद को या अपने जूनियर्स को, और कंपाइलर या इंटरप्रेटर को नहीं। तो अगर आपको देखना है तो क्या करोगे? यहां से जाकर के कमेंट कर दो, आ जाएगा। कमेंट छुपा दो। अब मान लो, क्या एक ही के लिए कमेंट लिख सकते हैं? क्या यहाँ लुक के लिए नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते। कैसे? न्यू कमेंट पे चले जाएं और यार न्यू कमेंट पे जा करके आपकी जो मर्जी वो डाल सकते। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक पिक्चर लगा दे रहा हूँ, देखना। ये तो पर्सनली मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप यहाँ क्या लगा रहे हो, समझ रहे हो बात को? कोई पिक्चर लगा रहे हो, कहाँ पे? कमेंट के रूप में। ये कम बड़ी बात थोड़ी है। अब अगर बाद में आप छुपाना चाहते हो तो क्या करोगे? कहाँ चले जाओगे? मार्कअप पे चले जाओ और कमेंट्स को हटा दो। अगर नेक्स्ट टाइम आप देखना चाह रहे हो तो क्या करोगे? कमेंट कर दो, दिखने लगेगा। नहीं तो ये भी बड़ा काम का है, रियल टाइम में बहुत यूज़ पड़ेगा इसका आप लोगों को, इसलिए मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ ज़्यादातर। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ही क्या है? ट्रैकिंग। क्या नाम है? ट्रैक। अच्छा, ट्रैक का मतलब क्या होता है? हमें तो लग रहा है कि जो नहीं भी अंग्रेजी जानता है वो भी ट्रैक या ट्रैकिंग इस तरह का वर्ड यूज़ करता है। ऐसे आप लोग क्या समझते हैं? चलो खुशी से पूछते। हाँ, ट्रैक का मतलब हाइड करना। तुम्हारी अंग्रेजी तो अच्छी है बच्चा, ऐसे बताओगी तब तो हम भी भूल जाएंगे। ट्रैकिंग मतलब? हाँ, वेरी गुड। ट्रैकिंग मतलब किसी चीज पे निगरानी रखना, नजर रखना, है ना? जैसे जरा ट्रैक करो तो इस नंबर को कब कब कहाँ कहाँ बतियाया है। तो ये जो ट्रैक मतलब क्या? उसके बाद उस पर निगरानी रखना, उस पर नजर रखना, उसके बारे में पता करना। क्या फर्क? तो अब हम लोग ट्रैकिंग का एक यूज़ करें। अच्छा, मान लो कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी कंटेंट लिखा गया है, मैं चाहता हूँ कि अगर इस कंटेंट में कोई बदलाव करे ना तो मुझे पता चल जाए कि वो बदलाव क्या किया गया है। लाइक बदलाव से पहले क्या था, ये मुझे चाहिए। अगर हम चेंज कर देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि इससे पहले क्या था। अभी जैसे देखो मैंने टू को हटा करके फ्रॉम कर दिया, अब बाद में जो देखेगा इसको क्या पता चलेगा कि पहले टू था? नहीं ना। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई चेंज करे तो मुझे पता चलना चाहिए था कि प्रीवियस क्या था और अभी क्या है। कैसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये तब होगा जब कोई डिलीट भी करे तो उसे क्या करे? ट्रैक करे। क्या करे? ट्रैक करे कि क्या है, क्या डिलीट हो रहा है, इसको वो क्या करे? ट्रैक करे। ट्रैक मतलब उस पर नजर रखे, उसकी निगरानी करे। तो हम लोग ट्रैकिंग देखें इनेबल करके। ट्रैकिंग इनेबल करोगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ चलेंगे हम लोग कहाँ? ट्रैक पे, और ट्रैक चेंजेस पे क्लिक कर देना है। कर दिया हमने। अब देखो मैंने क्या किया, इसके बाद टू को डिलीट किया, उत्तरी हमने डिलीट कर दिया, लेकिन एक फिर भी गायब। हमने डिलीट किया फिर भी ये गायब नहीं हुआ। अब फिर से हम डिलीट करते जा रहे हैं बैक स्पेस से, लेकिन ये डिलीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इनफैक्ट ये हाईलाइट कर रहा है कि हमने क्या चेंजेस किए। अब अगर आप चाहते हो कि सही में इसे डिलीट कर दें तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? एक्सेप्ट चेंजेस। और अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, तो हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट चेंजेस। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्लो में किसी चीज़ को डिलीट कर देते हैं, अब बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे डिलीट नहीं करना था। या मान लो कि हमने किसी को करेक्शन करने के लिए कुछ दिया, अब करेक्शन करने के लिए उसको दिया कुछ ज़्यादा ही, वो करेक्शन कर दिया, तो उसने जो करेक्शन किया वो मेरे को दिख जाना चाहिए। अब बाद में अगर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उसने सारा कुछ करेक्शन अकॉर्डिंग टू पैरामीटर या अकॉर्डिंग टू मी किया है, देन हम क्या करेंगे? उसे
एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज क्या कर लेंगे, उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो समझ में आया कहानी। अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में हमें कुछ चेंजेस करने को खुशी को देना है, इस खुशी को, अब इसको हमने चेंजेस करने के लिए दिए, और अगर इसने चेंजेस करा भी तो हम कैसे ये पकड़ पाएंगे कि इसने चेंजेस जो हम बोले थे उसके अकॉर्डिंग ही की है या नहीं। तो हम इसको चेंजेस करने देने से पहले क्या करेंगे, ट्रैक चेंजेस को इनेबल करके देंगे। उसके बाद जो भी ये चेंजेस करेगी, जो भी कंटेंट हटाएगी, वो मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देगा। लास्ट में जब मुझे लगेगा कि नहीं सारा कुछ उन्हीं लेटर्स या उसी वर्ड को हटाई है जो कि मैंने इसको बोला था, तो हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि नहीं कुछ ऐसे वर्ड या ऐसे फ्रेज को भी इसने और डिलीट कर दिया है जो कि नहीं करना था, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अब समझ में आया। राइटर के लिए सबसे यूजफुल होगा सर। हाँ बहुत बढ़िया, चलेगा उन केसेस में भी। ऐसे हाईलाइट करने के लिए यहाँ अलग ऑप्शन है, वो भी शायद बताएं कि नहीं बताएं। चलो तुम जो बोल रहे हो उसके लिए हम दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सपोज इस लाइन को हाईलाइट करना है, तो इस लाइन को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन है ना हाईलाइटर के लिए, ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। अरे बात समझ में। आप चाहो तो इस तरीके से हाईलाइट कर दो, इसके बारे में अगर कुछ लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अभी कमेंट को हमें क्या करना है, इससे रखना है कि गायब करना है, कमेंट को गायब करना है। अब इसके बाद ये तो ट्रैक चेंजेस समझ में आ गया। अब इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो क्या होगा, जैसे इस पूरी लाइन को मैं डिलीट करता हूँ तो क्या करेगा, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर मुझे इसे वाकई डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अगर नहीं करना होगा तो क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये फायदा है किसका, ट्रैक चेंजेस का। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने का, दो डॉक्यूमेंट को। अब जैसे मान लो कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मेरे पास और उसी में मुझे कुछ करेक्शन करवाना था, और मैंने करेक्शन करवाने के लिए किसे दिया, खुशी को दिया कि लो इसमें करेक्शन कर दो। अब मुझे फाइनली देखना है कि जो डॉक्यूमेंट हमने दिया, जो करेक्शन करने को बोला, उन दोनों में सिमिलैरिटीज़ है या क्या क्या डिफरेंसेस है। तो हम कंपेयर करेंगे तो तभी पता चलेगा कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। क्या, अब जैसे मान लो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 100 रिकॉर्ड डाला हुआ है, मुझे 200 रिकॉर्ड उसमें कंप्लीट करना है। तो हमने बोला कि 100 रिकॉर्ड और डालना है, तुम डाल के मुझे बताना। तो ये जैसे ही बोलेगी कि हाँ हमने 200 रिकॉर्ड डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, 200 वाले डॉक्यूमेंट से कंपेयर करके देख लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इसने 200 कंप्लीट किया या नहीं। अब कंपेयर कैसे करते हो और क्यों करते हो, ये चेक करने के लिए दोनों आइडेंटिकल है या नहीं, दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम है तो बोलेंगे कि हाँ डेटा सही है। अगर दोनों मैच नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे, डेटा में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब अभी और करेक्शन की ज़रूरत है, या डेटा कुछ लैग कर रहा है तो दोबारा और एंट्री करने की ज़रूरत है। तो कंपेयर करके देखा जाए तो देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कंपेयर और एक ऑप्शन है कंबाइन। इन दोनों को समझते हैं थोड़ा विस्तार से। कंपेयर का मतलब क्या समझते हो, दो डॉक्यूमेंट के बीच तुलना करना, दो डॉक्यूमेंट के बीच कंपेयर करना। और कंबाइन का मतलब क्या होगा, दो डॉक्यूमेंट को मिलाना। अब जैसे सोचो ना कि हमने शिव को बोला कि तुम MS वर्ड के होम टैब के बारे में पूरा हमको लिख के दो, कि होम टैब के किस ऑप्शन के द्वारा क्या काम होता है। इसने लिख करके दिया home.docx के नाम से। MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, docx। तो इसने होम टैब के बारे में लिख करके दिया। मैंने पर्ल को बोला कि पर्ल तुम मेरे को इंसर्ट टैब के बारे में पूरा लिख करके दो, तो इसने एक फाइल बनाया insert.docx। उसी तरीके से हमने तन्नू को बोला कि तुम पेज लेआउट के बारे में लिख करके हमें दो, तो ये पेज लेआउट.docx नाम का एक फाइल बना करके दी। तो हम साथ में किसको बोले, साक्षी को, कि तुम हमें रेफरेंसेस टैब के बारे में लिख करके दो। तो ये भी रेफरेंसेस टैब पे अच्छा प्रैक्टिस की है, ये हमें रेफरेंसेस टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में लिख करके दी। तो हमारे पास 4 अलग अलग फाइल आ गए। अब इसके बाद
हम चाहते हैं इन चारों फाइल को मर्ज करके एक सिंगल फाइल बनाए वर्ड नोट्स के नाम से। क्या बन सकता है? Yes. हाँ, बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंबाइन का, मल्टीपल फाइल्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइल अगर हम बनाना चाहें तो किसका यूज करेंगे? कंबाइन का। तो चेक करके देखा जाए तो सबसे पहले तो हमें कंपेयर करने की बात आई, तो कंपेयर करके देखता हूं, फिर बात करेंगे किसका। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें पहले 2 फाइल बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपैरिजन होगा। क्या बोलते हैं? तो अभी फिलहाल हम चलते हैं रिसेंट वाले पे। जैसे हमने देखो यहाँ आईपी वर्जन 4 को ओपन कर लिया, कर लूँ? यहाँ से हमने आईपी वर्जन 4 को कर लिया, आ गया ये। और एक फाइल और हम ओपन करते हैं, कंपेयर करना है मेरे को। तो कंपेयर करने के लिए कहाँ चलेंगे जी? कंपेयर, और कहाँ जाएंगे? कंपेयर। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा है मेरा? आईपी एड्रेसिंग, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। कंपेयर किसके साथ करना है? आईपी एड्रेसिंग था ना, और अभी खुला क्या है? आईपी वर्जन 4 ना, दिखेगा तो बताना हमको। ये IP वर्जन। इसके साथ कंपेयर करते हैं। इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं बताओ तो, थोड़ा दिमाग लगा के। क्या लगता है आप लोगों को? क्योंकि दोनों में कुछ कंटेंट सिमिलर होगा, इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। और देखो आईपी एड्रेसिंग है, एक में आईपी वर्जन 4 है, मतलब ये भी एड्रेसिंग के बारे में लिखा गया होगा, लेकिन कुछ कंटेंट सिमिलर होगा, बाकी डिफरेंट होगा। तो किया जाए यहाँ कंपेयर करना है तो आप यहाँ से अलग अलग ऑप्शन को भी कंपैरिजन के लिए सेटिंग भी कर सकते हो, केस वगैरह के लिए भी कर सकते हो। नॉर्मल हमें बेसिक ही कंपैरिजन करना है, इसलिए कोई बाकी ऑप्शंस में हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब कंपेयर करने के लिए जस्ट करना क्या है मुझे? ओके। अब जैसे ही ओके करेंगे तो ये क्या करेगा? साइड बाय साइड ओपन कर देगा दोनों को। अब देखो तरीके से कि यहाँ हमें क्या दे रहा है? मेन डॉक्यूमेंट चेंजेस एंड कमेंट्स की बात हो रही है। अब सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? रिप मेन डॉक्यूमेंट इसी को बोले हैं ना, नहीं ओरिजिनल इसको बोले हैं। और ये क्या है? कंपेयर डॉक्यूमेंट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप देखो कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। क्या है आपके पास? एड्रेस का डेफिनेशन दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है? रिप से शुरू किया गया है इसमें। तो दोनों में कंपेयर किया गया। तो पहला क्या है? ये वाली लाइन, इसमें बिल्कुल नया है। अब इस पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइड बाय साइड क्या देख पा रहे हैं? सभी में डिफरेंसेस देख पा रहे हैं। तो जो लाइन बिल्कुल अलग है उसको अलग तरीके से हाईलाइट किया हुआ है, उसको कट कर देगा। जो लाइन इसमें अलग है उसको क्या करेगा? क्रॉस करके दिखाएगा इस तरीके से। देखो मीडिया एक्सेस कंट्रोल वाला ये चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ भी है लिखा हुआ, मतलब मैच कर रहा है हूबहू। तो जो लाइन मैच करेगा हूबहू उसको इस तरीके से शो करेगा। तो हम 2 डॉक्यूमेंट को इस तरीके से क्या कर सकते हैं? साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर हम 2 डॉक्यूमेंट को मर्ज करके एक बनाना चाहें तो कैसे करेंगे? हाँ, अब लेकिन एक बात याद रखो कि अगर हम कंपेयर जब भी कर रहे हो तो हम जिसे कंपेयर कर रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए। अब जैसे हम आईपी एड्रेसिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें आईपी का पहले क्या होना चाहिए? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए ना। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर वही मिला के देखना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मान लो कुछ लोग जो नहीं पढ़ना जानते हो क्या करेंगे? वो देखेंगे रैपर, अच्छा इसने रैपर ही दिखता है, और नहीं तो अगर वो चेंज हो गया तो लगेगा नहीं सब कुछ बदल गया। तो कहने का मतलब कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स या उन टॉपिक्स का जो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। मैं एक तरफ स्लाइड कर रहा हूँ, दोनों जगह हो रहा है ये इस तरीके से। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? क्लोज कर लें। ये तो कंपैरिजन की बात हो गई। अब हम कंपैरिजन वाले पार्ट को अभी के लिए क्या करते हैं? हटा ही देते हैं।
कोई कंपैरिजन अब नहीं। अब हमें क्या करना है, अब मुझे कंपेयर करना है, ये सॉरी कंबाइन करना है। तो दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को कंबाइन कैसे करेंगे हम, वो सीखा जाए। जैसे यहाँ रिप के बारे में लिखा गया है और एक डॉक्यूमेंट हमारा किसके बारे में है, OSPF के बारे में है। तो मैं क्या करता, इसे रिप के नाम से सेव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, रिप के नाम से सेव कर दूँ, चलेगा। मैंने इसको रिप के नाम से सेव कर दिया जानबूझ करके। अब मुझे कंपेयर करना है इसको, तो हम कंपेयर पे जाएंगे। अच्छा, कंपेयर ही तो शायद कर रहे थे। अभी हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ जाएंगे कंबाइन पे। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या रहेगा मेरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा रहेगा OSPF। देखना कहीं दिखेगा तो बताना मेरे को। ओरिजिनल क्या है, अब OSPF के साथ किसे कंपेयर करना है मेरे को, किसे मर्ज करना है, अभी जो हमने रिप के नाम से सेव करा है, ये रहा। ओके कर दें। हम जैसे ही ओके करेंगे, इसने क्या किया, दोनों को मर्ज किया, रिप और OSPF को, और ये पॉइंट्स वाइज हाईलाइट करना शुरू किया। अब जैसे OSPF स्टैंड्स फॉर, अब इसमें से जो डिफरेंसेस थे उनको अलग किया। OSPF तो दो, इसमें OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पासवर्ड, लेकिन स्टैंड्स फॉर क्या था, रिप में भी था और यहाँ भी है। अब उसी तरीके से OSPF के बारे में रिप में नहीं लिखा गया होगा, इसलिए इस पॉइंट को, लेकिन राउटिंग ये दोनों में क्या होगा, अब प्रोटोकॉल क्या होगा, दोनों में सेम होगा। शायद ये पॉइंट नहीं है आपको अभी समझ में आएगा। लेट मी चेक, देखें यहाँ भी आ रहा है, सेम था दोनों। तो जो कॉमन टर्म होगा उसको अलग तरीके से दिखाएगा, और जो दोनों में डिफरेंट होगा उसको अलग तरीके से शो करेंगे। इस तरीके से इन दोनों डॉक्यूमेंट को एक साथ क्या कर दिया, इसने मर्ज करके दिखा दिया। अगर आप इस तरीके से मर्ज करके नहीं समझ पा रहे हो, तो नॉर्मल जो तरीका होता है उससे आपको मर्ज करना मैं बता देता हूँ। नॉर्मल तरीके से मर्ज करने का तरीका ये होता है कि आप कोई एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो। मैंने सबको अभी बंद कर दिया। कोई एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लो, जैसे मैंने रिप को ओपन करके रखा है सपोज। अब मुझे क्या करना है, OSPF को अलग से ओपन कर लेना। तो OSPF को अलग से ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से जा कर के ओपन पे गया, और क्या था, OSPF, इससे भी हमने ओपन कर लिया। अब OSPF में कंट्रोल A करेंगे, हम कंट्रोल C करेंगे। इवन इसको चाहो तो क्या कर लो, बंद कर लो, कंट्रोल एंटर करते हैं, और यहाँ हमने क्या किया, कंट्रोल भी कर दिया। अब एक ही डॉक्यूमेंट में ये भी वही चीज़ किया, लेकिन ये हमारे हिसाब से किया, और वो जो MS वर्ड का अपना एल्गोरिदम था उसके हिसाब से वो मर्ज कर रहा था। और अभी हम लोग अपने हिसाब से, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से हम कर पा रहे हैं। अब इसमें भी क्या हुआ, इसमें रिप का जहाँ कंटेंट कंप्लीट हो रहा है वहाँ उसके बाद हमने क्या डाल दिया, OSPF को डाल दिया। और इसको हम चाहे तो एक नए नाम से सेव कर सकते, हाँ वाई नॉट, इसको हम नए नाम से सेव कर देते हैं। इवन इसको हम PDF में करना चाहें वो भी कर सकते। और क्या नाम डाल दिया जाए, हाँ हम डाल देते हैं मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज, या फिर ऐसा कर देते हैं R एंड O, मतलब रिप एंड OSPF। अगर पूरा लिखना है तो वेल एंड गुड, वो भी लिख सकते हैं आप, रिप एंड OSPF। इट मेक सेंस, ताकि बाद में भी पता चलेगा मुझे कि क्या है ये। और चाहो तो इसको कहाँ सेव कर लेते हैं, अब आप ओपन करके देख लो एक बार इसको। यहाँ देखो रिप एंड OSPF के नाम से हो गया, और इसमें रिप का भी कंटेंट आ गया होगा और OSPF का भी कंटेंट आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं अभी। एक आपका है रेस्ट्रिक्टेड एडिटिंग, ये ऑलरेडी बता चुके हम कि चाहो तो पासवर्ड लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को एडिट ना कर पाए। समझ में आई बात।
तो अगर ऐसा कुछ करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने के लिए हमें एक खास तरह का सर्वर का ज़रूरत पड़ता है, जिसको बोला जाता है ADRMS। क्या बोला जाता है? ADRMS। लेकिन ये काम किसके ज़िम्मे होता है? ये ज़िम्मे होता है जो सर्वर एडमिन होते हैं। जो सर्वर एडमिन होंगे वो लोग क्या करेंगे, विल कॉन्फ़िगर ADRMS सर्वर टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस से अगर डॉक्यूमेंट को बचाना हो तो इसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक खास तरह का सर्वर, और इस सर्वर का नाम होता है एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस। और ये काम करता कौन है, तो कंपनी के अंदर एक खास बंदा होता है टेक्निकल, जिसको बोलते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी कोई यूज़र किसी फाइल को ओपन करेगा तो पहले उससे उसका आईडी और पासवर्ड पूछेगा। सर्वर पे वो आईडी पासवर्ड जाएगा और देखेगा कि इस यूज़र को इस डॉक्यूमेंट के ऊपर किस तरह का काम करने का परमिशन दिया गया है, किस तरह का काम करने का, और जो परमिशन दिया है उतना ही काम कर पाएगा। आप सोच के देखो ना कि एक फ़ाइल है हमारी कंपनी के अंदर रिपोर्ट। अब हम चाहते हैं रिपोर्ट वाले फाइल को राम नाम का यूज़र पढ़ भी ना सके, श्याम पढ़ सके, लेकिन घनश्याम उसको पढ़ भी सके, एडिट भी कर सके। कैसा रहेगा, मतलब एक ही फाइल के ऊपर एक ही कंपनी के अलग अलग यूज़र को अलग अलग लेवल का परमिशन देना चाहते हैं। क्या दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे मतलब एज अ DCA ADCA करके हम नहीं कर पाएंगे। ये काम हमारा कौन करेगा, जो सर्वर एडमिन होगा कंपनी के अंदर वो लोग करेगा। कैसे? ADRMS सर्वर को बनाकर। तो ये ऑप्शन यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, या इस ऑप्शन के लिए आप यहाँ भी जा सकते हो। देखो यहाँ गए और प्रोटेक्शन पे जाना, यहाँ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, इससे भी वही ऑप्शन खुल जाएगा। खुल गया? तो ये दोनों है। अब ये समझने के लिए आपको ADRMS सर्वर पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ रिज़ल्ट देखना चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, जब हम सर्वर किसी को पढ़ा रहे होंगे हमारे पे कॉन्फ़िगर रहेगा तो उस पर हम दिखा देंगे कि कैसे ये काम करता है। लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखना कि क्या इसका यूज़ है। क्या यूज़ है इसका, कि एक ऑफिस के अंदर अगर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया आपने, तो आप तय कर सकते हो कि उस डॉक्यूमेंट पे किस यूज़र को क्या परमिशन दिया जाए, कौन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन प्रिंट कर सकता है, ये आप तय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ADRMS। आगे बढ़ें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो व्यू का। अब व्यू का मतलब क्या होता है, टू शो इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरीके से मुझे कंटेंट को या पेजेस को अगर दिखाना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, व्यू का यूज़ करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये कौन सा व्यू है, प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में बिल्कुल हमारा पेजेस वैसा दिखता है जैसा कि हमें प्रिंट आउट लेने पे दिखेगा। लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन रीडिंग करना चाहते हो तो किस व्यू में देखोगे इसको, फुल स्क्रीन व्यू में देखोगे। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से बाहर जाना है तो हम एस्केप बटन दबा देंगे। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर, वेब पेजेस के ऊपर हमारा पेज कैसा दिखेगा, कंटेंट कैसा दिखेगा, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पे, वेब लेआउट। अब ब्राउज़र के अंदर इस तरीके से हमारा पेज दिखेगा। अगर हम पेज में देखना चाह रहे हैं क्या, मेन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आउटलाइन। क्या यूज़ करेंगे, आउटलाइन। तो आउटलाइन जब आप करोगे, आउटलाइन व्यू पे जाओगे, तो ये आपके कंटेंट को हेडिंग्स के फॉर्मेट में दिखाना शुरू करेगा, या कहा जाए कि एक लिस्ट के रूप में दिखाना शुरू करेगा। और लिस्ट में भी कौन सा लिस्ट, ऑर्डर है कि अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड। अब अगर आप ड्राफ्ट करोगे तो इस तरीके से ड्राफ्ट मोड में दिखाएगा। लेकिन हम लोग इन जनरल काम किस में करते हैं, अब पढ़ते किस में हैं, इसमें, और काम किस में करते हैं, प्रिंट लेआउट में। तो सबसे ज़्यादा कौन सा व्यू यूज़ होगा। अच्छा, यहाँ से देखो रूलर गायब है ना मेरे में, अगर लाना होगा तो व्यू से ही ला सकते,
ग्रिड लाइन अगर लाना होगा तो यहीं से ला सकते हैं, छुपाना होगा तो यहाँ से छुपा सकते हैं। नेविगेशन पेन जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, नहीं दिख रहा है, लाना है तो यहाँ से ला सकते हैं, छुपाना है तो यहाँ से छुपा सकते हैं। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? नेविगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो अगर आप नेविगेशन पेन का यूज़ करना चाहें तो लाइए, नहीं करना है तो आप इसको छुपा सकते हैं यहाँ से भी। अब इसके बाद क्या है? जूम। जूम तो ऑलरेडी बताए हैं। MS वर्ड में अगर हम जूमिंग लेवल की बात करें तो 10 से कितना तक सपोर्ट करता है? आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि मैक्सिमम कितना सपोर्ट करेगा ये। 500 जूमिंग सपोर्ट करता है। क्या इससे ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो जूमिंग करके पेज दिखा रहा है, क्या इसी साइज़ में हम प्रिंट ले पाएंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन शो करने के लिए होता है। ये सिर्फ ऑन स्क्रीन शो करने के लिए होता है, ये आपका यहाँ दिखाएगा नहीं। अब मुझे इसका जूम लेवल चेंज करना है, कैसे करेंगे हम? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू पे जाएंगे और यहाँ 100% पे क्लिक कर दो, एक बार में सही हो जाएगा। अब बाद में मुझे जूमिंग लेवल अगर पूछा जाए मिनिमम क्या होता है तो क्या बताइएगा? 10 और मैक्सिमम 500 और नॉर्मल क्या होता है? 100। ठीक है। इसमें एक बड़ा ही काम का ऑप्शन है, और वो काम का ऑप्शन क्या है आपका पता है? वो काम का ऑप्शन है आपका मैक्रो। अब ये मैक्रो का यूज़ आपको बताया हूँ या नहीं बताया? बताया हूँ ना। क्या होता है इससे? इससे आप शॉर्टकट की बना सकते हो, या वो उन सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो जिसे कि करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो रिपीटेटिव वर्क हैं उन्हें आप रिकॉर्ड कर सकते हो और एक की में असाइन कर सकते हो, ताकि एक की को प्रेस करके उन कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स को आप कुछ सेकंड में परफॉर्म कर पाओगे, है ना। अब जैसे आप चाहते हो कि की प्रेस करें जिससे कि पेज सेटअप भी हो जाए, पैराग्राफ सेटअप भी हो जाए, पेज बॉर्डर भी लग जाए, सेक्शन ब्रेक भी हो जाए, तो आप किसका यूज़ करेंगे? इसके लिए आप मैक्रो बना लीजिए। तो आता है मैक्रो बनाना, यूज़ करना भी आता सबको। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं? मंडे से वर्ड का हर दिन आपको कुछ ना कुछ हम असाइनमेंट देंगे छोटा छोटा, और मंडे से हम लोग शुरू करेंगे या तो पावर पॉइंट या MS एक्सेल, जो भी वोट करोगे आप लोग वो चीज़ हम शुरू कर देंगे। एक्सेल, पावर पॉइंट पहले। एक्सेल में लंबा टाइम लगेगा, कम से कम एक्सेल 1 महीना पढ़ेंगे हम लोग। सबसे इम्पोर्टेंट पावर पॉइंट 1 वीक का है, 1 सप्ताह में खत्म हो जाएगा।